तापी और नर्मदा नदियों और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से घिरा महाराष्ट्र राज्य का ये उत्तर पश्चिमी भूखंड, जो प्राचीन काल में खानदेश नाम से प्रसिद्ध रहा है, अनुसूचित जनजाति गमित या गावित का आवास है। गामित मूलतः भील हैं। मध्यकाल में मुगल राजपूत संघर्ष में राजस्थान की भील जनजाति इस क्षेत्र के घने जंगलों में पलायन कर गई थी। जीविका के लिए इस जनजाति के कबीले पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आ बसे और गमित के नाम से जाने जाने लगे। गमित शब्द गांव यानी गांव से बना और जो गांव में बस गए उन्हें गमित कहा जाने लगा। गमितों की अब अपनी स्वतंत्र बोली है, जिसे मावची कहा जाता है। मावची मराठी, राजस्थानी, गुजराती और अहिरणी भाषा के शब्दों के अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसकी लिपि देवनागरी ही है। राष्ट्र के अक्कलकुवा, नवापुर और नंदुरबार तालुकाओं में गमित बस्तियां हैं। वस्तुतः राज्य के इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जनजातियों की बहुलता को देखते हुए आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिए 1998 में नंदुरबार जिला गठित किया गया, जिसमें अक्कुलकुवा, तलोदा, अकरानी, नंदुरबार, शहादा और नवापुर तहसीलों को शामिल किया गया। नवापुर तहसील भाषा, जाति, धर्म की विविधताओं को समेटे हुए है। 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 2,37,778 थी। तेजी से हो रहे शहरीकरण के प्रभाव में नवापुर आज आसपास की आदिवासी बस्तियों का एक प्रमुख बाजार हाट केंद्र बन गया है। इस तहसील में 90% गावित जनजाति के लोग हैं। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय के लोग भी निवास करते हैं। नवापुर तहसील के धुवा, सागीपाड़ा, भूरीवेल, खरवर्डी, मोगधाम, खेकड़ा, बेलमांगरे, आम्रपाड़ा आदि गांवों में गावितों की आबादी है। इन गांवों में काफी संख्या में ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। गावित गांव के लगभग हर घर के आंगन में धान कूटने के लिए ओखली बनी होती है और अनाज पीसने की हथ चक्की भी रहती है। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए वे मिट्टी की कोठी बनाते हैं, जिसमें साल भर का अनाज जमा किया जाता है। नंदुरबार जिला का गठन धुलिया जिला को विभाजित करके किया गया था। इसके अंतर्गत 80% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। 1991 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या लगभग 13 लाख थी। नंदुरबार में हिंदू और ईसाइयों की संख्या लगभग समान है। शहर के दक्षिण भाग में अनेक मुस्लिम परिवारों की बस्तियां हैं, जो सदियों से यहां रहते आए हैं। सामाजिक धार्मिक सौहार्द इस आदिवासी बहुल क्षेत्र की विशेषता है।
नंदुरबार के वाघाले, हरिपुर, वड जाखुन, उमज और कुवा आदि गांवों में भी गावितों की आबादी है। नंदुरबार के उत्तर की पर्वत श्रृंखला में बसी अक्कल कुवा तहसील है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1.5 लाख है। तहसील के उत्तर में नर्मदा नदी है और सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत यहाँ के 9 गांवों का पुनर्वसन हो रहा है। अक्कल कुवा के जामली, नाला, राम सिंहपुर, नवलपुर, काठी और गंगथा गांवों में गावित, भील और पाडवी कुल के लोगों की आबादी है। राजस्थान से पलायन के बाद भील जनजाति की उपजाति पाडवी ने सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला में अपनी एक स्वतंत्र रियासत स्थापित की, जो नर्मदा से तापी तक फैली थी। इस रियासत की अपनी स्वतंत्र राज व्यवस्था थी। पूर्वीचा इतिहास म्हणजे अल्लाउद्दीन खिलजी असताना ते काहीतरी आमच्या लोकांना काहीतरी मोंबडन करत होते आणि ते मोंबडन होऊ इच्छित नव्हते म्हणून ते पडून आले. मग ते असे आले ते पावागडला काहीतरी राहिले ते. मग तिथून ते मला वाटतं इकडे जंगलामध्ये आले. जंगलामध्ये आले, इथे वस्ती काहीच नव्हती. फार जंगल होतं, भयंकर जंगल. जनावर, हिंस, पशु सगळे जनावरांपैकी होतं. मग ह्या लोकांनी इथे जंगलामध्ये वास्तव्य केलं आणि तिथे वास्तव्य केल्यानंतर नंतर ते लोक पहले जमाने में यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में वो हमारे लोगों को मुस्लिम बनाना चाहते थे। इसलिए हमारे लोग भागकर यहाँ आ गए और पावागढ़ में रहने लगे, इधर के जंगलों में रहने लगे। रोज म्हणून एक प्राणी यहाँ पर बस्ती नहीं थी, मात्र जंगल था। भयंकर जंगल थे और जंगलों में जंगली जानवर भी थे। तब हमारे लोग यहीं बस गए और अपनी उपजीविका के लिए तलोदा गांव में जाकर बाजार हाट करने लगे। तब यातायात का कोई साधन नहीं था। हमारे लोग टट्टू का इस्तेमाल यातायात के लिए करते थे या फिर पैदल जाते थे। फिर हमने किसी तरह ये इलाका अपने कब्जे में किया। मुख्य गांव काठी सतपुड़ा में आता है। यहाँ पर भी लोग बस गए और यहाँ पर जो राक्षस वृत्ति के लोग थे उनको मारकर ये इलाका अपने कब्जे में कर लिया। तापी नदी से लेकर नर्मदा नदी तक का इलाका जो लगभग 754 वर्ग किलोमीटर का है, उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। जवळजवळ 754 चौरस किलोमीटर त्या लोकांनी हा काबीज केला। गमित जनजाति के लोग आज भी परंपरागत शैली के घर बनाते हैं। मंगलोरी टाइलों से बनी छतों और आयताकार में बने इन घरों को मुख्यतः लकड़ी और बांस से निर्मित किया जाता है। लकड़ी का ढांचा तैयार करके बांस की चटाइयों से दीवारें बनाई जाती हैं और उन पर मिट्टी, गोबर और घास को मिलाकर तैयार किया गया लेप चढ़ाया जाता है, जो यहाँ की जलवायु और वातावरण के अनुकूल है। 50-60 गमित घरों का एक गांव होता है। अन्य जनजातियों की भांति गमितों के भी अपने धार्मिक विश्वास, मान्यताएं और आस्थाएं हैं। प्रत्येक गमित गांव में एक ग्राम देवता होता है, जिसे पांढर देव कहा जाता है। गमितों के जीवन में पांढर देव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। फसल रोपने काटने से लेकर हर सुख दुख में पांढर देव की पूजा अर्चना की जाती है। अपने परंपरागत परिधानों और वाद्य यंत्रों की लय पर नृत्य करते हुए पुरुष देव स्थान की ओर जाते हैं, जो गांव के मुहाने पर बना होता है। पूजा अर्चना में मुर्गा, बकरा, शराब के अतिरिक्त चावल, धूप, तुलसी दल आदि प्रमुख सामग्री होती है। पांढर देव की पूजा में मुख्य भूमिका गांव के भगत की होती है, जिसे हावन्या कहा जाता है। नारियल फोड़कर मंत्रोच्चारण के साथ वो पांढर देव का स्तुति गान करता है। महुए की शराब चढ़ाकर अंत में सब उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।
देव मोगरा माता इस प्रदेश की सभी जनजातियों की सर्वोच्च देवी मानी जाती है और गमिताओं के सभी कुलों में इस देवी की मान्यता है। उनका विश्वास है कि देवी पार्वती का ही एक रूप है और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। गमित समाज में बच्चे के जन्म पर की जाने वाली कई विधियां अनुष्ठान हैं। नामकरण संस्कार इनमें से एक है। नामकरण दाई द्वारा किया जाता है। ये दाई महुआ की शराब का तर्पण करते हुए बच्चे का नाम अक्सर उस दिन पर रखा जाता है जिस दिन उसका जन्म हुआ हो या जिस गांव में उसका जन्म हुआ हो। इस अवसर पर बच्चे को मुर्गी या बकरी की भेंट दी जाती है जिस पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है। बच्चे के बड़ा होने के साथ साथ भेंट में आई मुर्गी या बकरी भी संख्या में बढ़ती रहती है और उसकी जीविका का साधन बनती है। गमित समाज में विवाह, जिसे वरहाट कहा जाता है, गांव भर के लिए एक उत्सव जैसा अवसर होता है और सभी गांववासी नृत्य करते, गीत गाते विवाह की परंपरागत रस्मों में शामिल होते हैं। गमितों में अपनी सभी उपजातियों से विवाह संबंध होते हैं, लेकिन भील जनजाति से विवाह संबंध नहीं होता। दूल्हे को मावची में नकरा कहा जाता है। बारात जब वधू के घर की तरफ रवाना होती है तो गांव की वरिष्ठ महिला सिर पर रंग बिरंगी सिबली रखे नाचती है। दूल्हे की आरती उतारने के बाद स्त्री पुरुष नाचते गाते वधू के घर पहुंचते हैं और दूल्हा अपनी तलवार से मंडप पर वार करके अपने आगमन की सूचना देता है। वधू को हल्दी लेप करने के बाद वर वधू का मिलन करवाया जाता है और वर वधू के मामा उन्हें अपने कंधों पर उठाकर नृत्य में शामिल होते हैं। इस अवसर पर शिंगला देव यानी आपटा नामक वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां गीत के माध्यम से कहती हैं कि पत्थरों से बंधा घर टूट सकता है, लेकिन ये जोड़ी कभी नहीं टूटेगी। गमित समाज में जाति पंचायत का विशेष महत्व है और सभी झगड़ों विवादों का समाधान पंचायत में किया जाता है। पंचायत में सभी वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन स्त्रियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। गांव के मुखिया और पुलिस पाटिल की पंचायत में अहम भूमिका रहती है। मुखिया पंचायत का संचालन करता है और वादी प्रतिवादी का पक्ष सुनकर सर्वसम्मति से न्याय करता है। दुपट म्हणजे कोल्हा उचबी तुम्हें 551 उचबी चाली का तुम्हान चाली दोषी से जो जुर्माना वसूल किया जाता है उसका उपयोग गांव के विकास कार्य में किया जाता है। जाति पंचायत में
वर्तमान समय में ग्राम सेवक को भी सम्मिलित किया जाता है और उसकी प्रमुख भूमिका रहती है। एक समय था जब गमित जनजाति की यह भूमि 100% घने जंगलों से आवृत थी, जबकि आज केवल 40% भूमि पर ही जंगल शेष है। वनों के संरक्षण हेतु महाराष्ट्र सरकार ने गांव-गांव में वन संरक्षण समितियों का गठन किया है, जिनमें गांव वासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उन्हें वनों की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। गांववासी मिलकर इन वनों की रखवाली करते हैं और चोरी से हो रही कटाई पर नियंत्रण करते हैं। वन संरक्षण समितियों की भूमिका इन गांवों में बड़ी प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। गमित जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। पहाड़ों की तलहटी में बने छोटे छोटे खेतों में वे कृषि करते हैं। कृषि गमितों का परंपरागत व्यवसाय नहीं है। उनकी जीविका जंगल के उत्पादों और शिकार से चलती थी, किंतु मैदानों में बसने के बाद उन्होंने कृषि को ही मुख्य व्यवसाय बना लिया। गमित रबी और खरीफ दोनों फसलें लेते हैं। ज्वार उनका मुख्य आहार है, जो रबी की फसल है। नगद फसलों में कपास की खेती इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। इसके साथ साथ बागवानी फसलों में केले की बहुतायत होती है। पपीते और गन्ने की उपज भी यहां काफी मात्रा में होती है। पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों के विकास के कारण गन्ने की खेती में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कृषि व्यवसाय के अतिरिक्त गमित आजीविका के लिए अन्य अनेक धंधे भी करते हैं। अपनी परंपरागत कला का सहारा लेकर गमित स्त्रियां बांस की टोकरियां और चटाइयां बड़ी कुशलता से बनाती हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद अब नवयुवकों ने कई आधुनिक व्यवसाय भी अपना लिए हैं, जिनमें कम पूंजी लगाकर आजीविका का प्रबंध कर लिया जाता है। तकनीकी कार्य ऐसे व्यवसायों में प्रमुख हैं। गमित समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक व्यापक रहा है। नंदुरबार जिले में 1922 में स्थापित ये पाठशाला इसका प्रमाण है। आज सरकार के प्रयासों से लगभग सभी गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं, आश्रमशालाएं और आंगनवाड़ियां हैं, जिसके फलस्वरूप साक्षरता का स्तर काफी बढ़ा है। उन्नीस 1991 की जनगणना के अनुसार जिले में 50% पुरुष साक्षर थे और 27% महिलाएं पढ़ना लिखना जानती थीं। वर्तमान समय में इस अनुपात में काफी बढ़ोतरी हुई है। त्यांचंही नियोजनाचं काम आता आदिवासी विभाग में सरकार की ओर से जो भी योजनाएं कार्यान्वित हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी आदिवासी विभागों को सौंप दी गई है। ये कार्य भी हम अपने विभाग से चलाते हैं। किस योजना को कितना पैसा देना है, कौन से विभाग की क्या जरूरत है, ये देखकर उन्हें निधि उपलब्ध कराने का कार्य हम कर रहे हैं। मध्ये त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याचं आम्ही काम करीत। गमित समाज में अन्य उत्सवों के साथ साथ क्रिसमस का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विशेषता यह है कि इन त्योहारों में मावची, पाडवी, गावित, गमित, वसावे आदि सभी उपजातियां सामूहिक रूप से भाग लेती हैं। ईसाई धर्म के अनुयायी मुख्यतः प्रोटेस्टेंट हैं और क्रिसमस के अवसर पर गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना गीत गाते हैं।
गमित समाज में दिवाली, शिवरात्रि के अतिरिक्त होली का त्योहार भी उत्साह से मनाया जाता है। आपटा वृक्ष की टहनी को होली माता के प्रतीक रूप में स्थापित किया जाता है और नारियल, चने, खजूर, धूप आदि सामग्री से पुजारी होली माता की आराधना करता है। सज्जा श्रृंगार के लिए वे घंटियों, सूखी लौकी की मालाओं, मुकुट और मुखौटे इत्यादि का प्रयोग करते हैं। गमित जनजाति जंगलों, पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आ बसने के अपने इतिहास को बहुत पीछे छोड़कर आज समृद्धि और विकास की निरंतर नई मंजिलें तय कर रही है। लेकिन इस विकास में अपनी परंपराओं और प्रकृति से उनका संबंध टूटा नहीं, बल्कि उसी तरह बरकरार है। प्रकृति के अंचल में आज भी उन्हें वही ममता मिलती है जो उनके पूर्वजों को प्राप्त थी।